Namaskar. I welcome you all to the present video on Finance Commission. This is a part of the series in which we will cover the constitutional, non-constitutional, statutory, non-statutory bodies. These are the important bodies. And we will be starting with the Finance Commission first. Finance Commission जो है एक constitutional body है. This is a constitutional body and it is established in the Constitution by the Article 280. The Article 280 provides for the Finance Commission, which consists of 5 members. One is the chairman and other 4 members. So you can say that Article 280 provides for the Constitution for the Finance Commission, and it is constituted by the President of India. इसका जो गठन होता है, फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग का जो चयन होता है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का जो चयन होता है, ये प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है. तो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है. साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हर 5वें वर्ष में किया जाता है, एवरी 5th ईयर, या कभी कभी पहले जब कभी प्रेसिडेंट को जरूरी लगता है, यानी राष्ट्रपति को जब कभी लगता है कि नहीं अब हम समय आ गया है कि वित्त आयोग का फाइनेंस कमीशन का गठन करना चाहिए, तो उस समय वो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कर देते हैं. तो आपको ये बात बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है. सो फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर और वेन एवर ही कंसिडर नेसेसरी. ओके, दिस इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब कि ऑलमोस्ट जुडिशियल बॉडी. क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट. अब किस तरीके से ये जुडिशियल बॉडी है, इसके बारे में जब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे तब आराम से डिस्कस करेंगे. राइट नाउ जस्ट यू नीड टू नो दैट दिस इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. Composition हमने देखा है कि it contains 5 members. The Finance Commission consists of 5 members. One is the chairman and other 4 members. And these 5 members, all these 5 members, the chairman and other 4 members, they are eligible for reappointment. They are appointed by the President of India, and their condition of their working conditions, it is also decided by the President of India through his order. यानी कि इनकी जो वर्किंग कंडीशन है ये भी राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं अपने ऑर्डर के द्वारा. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अपॉइंटमेंट की बात, सिलेक्शन की बात प्रेसिडेंट करते हैं, बट क्वालिफिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पार्लियामेंट को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड द रूल्स और टू मेक द रूल्स इन फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन. एंड देयरफॉर द पार्लियामेंट हैज़ मेड फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951. इसी तरीके से जो पार्लियामेंट ने 1951 फाइनेंस कमीशन एक्ट पास किया है, जिसमें क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई हैं. एंड दीज आर दी क्वालिफिकेशंस और दीज आर दी लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबर्स. जैसे चेयरमैन के लिए अगर आप ध्यान से देखें, चेयरमैन के लिए साफ साफ कहा गया है द चेयरमैन मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स. बस इतनी सी बात है. अगर चेयरमैन के आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो वहाँ साफ साफ इतना कहा गया है कि ही मस्ट पोजेस द एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर. बस अगर हम बात करें द फर्स्ट मेंबर आफ्टर द चेयरमैन, ही और शी शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट और वन टू बी क्वालिफाइड एज अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट. यहाँ पे मैंने आगे मेंशन नहीं किया, यू कैन रिलेट विद इट, है ना, कि जो दूसरा मेंबर, जो फर्स्ट मेंबर होगा आफ्टर द चेयरमैन, उसके पास एक मेंबर की कंडीशन तो ये है, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि या तो वो हाई कोर्ट का जज हो, या उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी काबिलियत हो कि वो हाई कोर्ट का जज जो है अपॉइंट हो सके, और ही और शी शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट. किसी उच्च न्यायालय का जो है जज बनने के लायक हो. दूसरा जो है जो सेकंड जो क्वालिफिकेशन है फॉर द सेकंड मेंबर, इट इज़ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि एक स्पेशल तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, एक स्पेशल तरीका क्या होना चाहिए फाइनेंस और अकाउंट को लेकर भारतीय सरकार के. तो उसे भारतीय सरकार उस व्यक्ति को जो है भारतीय सरकार के फाइनेंस और अकाउंट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. The third qualification, or you can say the fourth qualification for the third member is that he or she should have experience in financial matters and administration. मतलब फाइनेंशियल मैटर की बात हो या एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, उसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए. थर्ड मेंबर के लिए ये जरूरी है. जो क्वालिफिकेशन का तीसरा क्राइटेरिया है, एक तो वो ये है. एंड द फोर्थ मेंबर, ही और शी शुड हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी उनको अर्थशास्त्र की एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. तो आप देखिए जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है अलग अलग मेंबर्स के लिए अलग अलग है. इस तरीके से ये डाइवर्स क्वालिफिकेशंस के थ्रू मल्टीपल जो एरियाज के जो पर्सन्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन में, उनका सिलेक्शन होता है फाइनेंस कमीशन में.
Now we will look into the functions of Finance Commission, and there we will discuss that how the Finance Commission is a quasi-judicial body. जब हम फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस की बात करते हैं तो आप एक बात जान लें कि हमें एक एक फंक्शंस को बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है। तो फाइनेंस कमीशन की हम बात करते हैं, उसके फंक्शंस की बात करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन जो है ये रिकमेंडेटरी रोल प्ले करता है, यानी ये रिकमेंडेशन देता है, और इस पूरे कमीशन में प्रेसिडेंट जो है इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी जितनी भी रिकमेंडेशंस ये भेजते हैं, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स भेजते हैं, ये प्रेसिडेंट को भेजते हैं। और आप मोस्टली पाएंगे ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो प्रेसिडेंट तक जाती हैं। प्रेसिडेंट उन रिकमेंडेशंस को जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में लेके जाते हैं, और इस तरीके से जो है उन जो रिकमेंडेशन पे डिबेट होती है, डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में। तो हम इसी तरीके से देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन भी जो है रिकमेंडेशन भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास। So फाइनेंस कमीशन गिव रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेज। मतलब जो टोटल जो पैसा आया है, जो भी टैक्सेस से जो टोटल अमाउंट आई है, उसको सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से शेयर करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, और जो टोटल अमाउंट सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड हुआ है, उसमें से जो स्टेट्स के पास टोटल पैसा आया है उनको सभी स्टेट्स में किस तरीके से एलोकेट करना है ना, इसके बारे में भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देती है। और इस तरीके से टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन की बात करके, इसका रिकमेंडेशन करके जो है फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है। जुडिशियल मतलब न्याय प्रोवाइड करती है, जजमेंट प्रोवाइड करती है कि आपको जो है इस तरीके से टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये इस अमाउंट में आपको इन स्टेट्स को पैसे देने हैं। बट आपको यहाँ पे एक बात बहुत अच्छा ध्यान रखनी है कि द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन इज ऑफ एडवाइजरी नेचर, मतलब ये सिर्फ सलाह के रूप में होता है। दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि ये रिकमेंडेशन दे दिए गए तो ये फिक्स हो गया कि सरकार का ये कानूनी अधिकार बन गया राज्य सरकार का कि हमें तो इतना पैसा लेना ही है, नहीं। दीज रिकमेंडेशंस आर जस्ट ऑफ एडवाइजरी नेचर। ये कहीं पे लीगली बाउंड नहीं करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आपको इतना टैक्स देना ही है, पे करना ही है स्टेट्स को। तो ये सबसे बड़ी बात जो है आपको ध्यान रखनी है कि द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशंस आर ऑफ जस्ट एडवाइजरी नेचर एंड नॉट लीगली बाइंडिंग। जो सेकेंड फंक्शन है दैट दे प्रोवाइड द प्रिंसिपल, यानी वो सिद्धांत देते हैं दोज गवर्न्स द ग्रांट इन एड टू स्टेट्स। कुछ मदद जो है सरकार, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। तो किस बिहाफ पर जो ग्रांट्स हैं, जो मदद प्रोवाइड की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को, इसके पीछे क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, किन किन प्रिंसिपल्स के बेस पर जो है ये ग्रांट्स जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसके बारे में भी, उन प्रिंसिपल्स के बारे में भी प्रेसिडेंट को फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन भेजते हैं। साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन का ये भी काम होता है कि ये उन मेजर्स को, उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जिनसे जो कंसोलिडेटेड फंड है स्टेट का, ये मजबूत हो सके। और इसे करने के पीछे एक बहुत अच्छा कारण है कि इस तरीके से जो पंचायती राज के रिसोर्सेज हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के रिसोर्सेज हैं, जिनको बाद में 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन म्यूनसिपैलिटीज़ है ना, उनके रिसोर्सेज को और मजबूत करने के लिए, उनके बेस को और उनको फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, उन स्टेप्स का रिकमेंडेशन ये प्रेसिडेंट को भेजते हैं। और ये रिकमेंडेशन जो है ये खुद स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से बताते हैं। यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी ऑब्जर्वेशन फाइनेंस कमीशन एक्ट को देती है। फाइनेंस कमीशन एक्ट उनको पढ़ने के बाद कुछ मेजर्स को प्रेसिडेंट के पास सजेस्ट करते हैं कि अगर हम इन मेजर्स को उठाएंगे, इन मेजर्स को हम अपनाएंगे, इन रास्तों को अपनाएंगे, देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट विल बी ऑगमेंट, मजबूत होगा और बढ़ेगा। और इस तरीके से जो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनका भी फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ेगा और वो इंडिपेंडेंट तरीके से अच्छे से काम कर पाएंगे एट द लोकल लेवल, विच इज़ द पर्पज ऑफ स्टैब्लिशिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड द म्यूनसिपैलिटीज़। ये सबसे बड़ी बात है जो बहुत अच्छे से हमें समझनी है। यानी कि यहाँ पे तीन जो ऑर्गेनाइजेशन से या जो थ्री इंस्टीट्यूशन से एक साथ काम कर रही हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपने जो रिकमेंडेशन है उसको भेजेगा फाइनेंस कमीशन के पास। फाइनेंस कमीशन उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद उनमें से कुछ मेजर्स को, कुछ स्टेप्स को रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट के पास। इस तरीके से ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को ऑगमेंट करने के लिए मेजर्स जो है रिकमेंड करते हैं।
इसी के साथ हम बात करें द फोर्थ इज द एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट, यानी कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा मामला जो प्रेसिडेंट खुद रिकमेंड करते हैं, है ना, कि ये मामले हैं फाइनेंशियल मैटर्स के और फाइनेंस कमीशन जो है इस पर अपनी सलाह दे। तो फाइनेंस कमीशन उन सभी कामों को करता है या उन कामों को करता है, उन बाकी कामों को करता है जिन्हें प्रेसिडेंट खुद रेफर करते हैं फाइनेंस कमीशन को। तो इस तरीके से हम जो है फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस को समझते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन का एडवाइजरी रोल कैसा है और फाइनेंस कमीशन से जुड़ी एक या दो बातें हम और समझते हैं। As we came across earlier and we came to know the recommendations made by the Finance Commission to the President, तो साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ना कि कोई भी, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जब रिकमेंडेशन भेजती हैं तो प्रेसिडेंट उन रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में भेजते हैं एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ कि किस किस रिकमेंडेशन पे हमने क्या क्या एक्शन लिया है। बट इसी के साथ आपको नोट करना पड़ेगा कि जब हमने रिकमेंडेशन की बात की तो हमने कहा कि रिकमेंडेशन सिर्फ एडवाइजरी नेचर के होते हैं, सिर्फ सलाह देने के लिए होते हैं, ये सरकार पर बाध्य नहीं होते, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। तो इससे एक बात समझ में आती है कि सरकार कुछ रिकमेंडेशंस को अवॉइड कर सकती है, नेगलेक्ट कर सकती है। बट आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन रहे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नड़, उनका कहना था, उनका मानना था, उन्होंने ऑब्जर्व किया और बहुत अच्छी बात कही। जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़ने में कि फाइनेंस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने बनाया, संविधान अथॉरिटी दे रहा है और संविधान को अथॉरिटी कौन दे रहा है, लोग दे रहे हैं, ये हमने प्रियम्बल में समझाया। तो आप ये जानें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद, जबकि ये क्वासी जुडिशियल एक तरीके का जुडिशियल रोल प्ले करता है, इसके द्वारा की गई रिकमेंडेशन को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला तो यही कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंस इसको मिली हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि फाइनेंस कमीशन जो है, जब फिस्कल रिलेशन की बात आती है सेंटर और स्टेट की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जब फिस्कल रिलेशन की बात आती है, वित्तीय रिश्तों की बात आती है, तो राजकोषीय रिश्तों की बात आती है, तो आप ये बात ध्यान रखें कि उन रिश्तों के बीच में ये फाइनेंस कमीशन है, ये बैलेंसिंग व्हील की तरह काम करता है। ये बताता है कि कितना रिसोर्स सेंटर के पास रहना चाहिए, टोटल टैक्सेज का, पूल्स का, रेवेन्यूज का, और कितना जो परसेंटेज है, कितना शेयर जो है स्टेट्स के पास रहना चाहिए और किस स्टेट को कितना शेयर मिलना चाहिए। ये काम भी, ये बात भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को। मानना है या नहीं मानना, ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। बट पी.वी. राजमन्नड़ का कहना था कि क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रोल फाइनेंस कमीशन प्ले करती है फिस्कल रिलेशन के बीच में, जिससे कि सेंट्रल स्टेट के बीच में एक हेल्दी रिलेशन बना रहे, क्योंकि आज के समय में जब फेडरलिज्म की बात आती है, जब पावर डिवीज़न की बात आती है, तो जो फिस्कल डायमेंशन होता है उस डिवीज़न का, उस पावर शेयरिंग का, तो बहुत अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि आज की डेट में कुछ शायद ही कोई ऐसा डायमेंशन हो जो फाइनेंशियल डायमेंशन से जो है जुड़ा ना हो, इकोनॉमिकल लेवल पे जुड़ा ना हो। तो ऐसे समय पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन ने दी हैं यूनियन गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को जो रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन ने दी हैं, दे शुड नॉट बी टर्न डाउन ईजिली। उनको बड़े आसानी से जो है मना नहीं करना चाहिए, अनलेस दे आर कंपेलिंग रीजन, जब तक कि बहुत ज़्यादा जो है, बहुत बड़ी मजबूरी ना आई हो या बहुत ऐसा कोई कारण ना हो जो आपको बहुत ज़्यादा मजबूर कर दे कि हाँ, हम इन रिकमेंडेशंस को पूरा नहीं कर सकते। और सेकंड चीज़ जो पी.वी. राजमन्नड़ ने कही, वो साथ ही साथ ये भी कही कि इफ़ यू टर्न डाउन एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, देन इट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड that what are the reasons, what were the compelling reasons, or what were the reasons that these recommendations, or for the recommendations that you turned down, यानी क्या कारण थे कि कुछ recommendations को आपने मना कर दिया, इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो ऐसा एक एक्सप्लेनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए। ये बात पी.वी. राजमन्नड़ ने कही और कुछ हद तक ये बातें सही थी। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन इसी के बिहाफ में, फाइनेंस कमीशन के बिहाफ में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। और आई होप आप सबको मज़ा आ रहा है समझने में। फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पर्पज से। आप MPPCS के एग्जाम की बात करें, UPPCS के एग्जाम की बात करें, या आप UPSC के एग्जाम की बात करें, ऑल दीज एग्जाम्स द फाइनेंस कमीशन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दीज एग्जाम्स। अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। तो हम बात करें जैसे ही कि, तो एक साथ ही साथ एक बात और कही गई है कि फाइनेंस कमीशन और जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टेटरी बॉडी थी पहले, कहीं ना कहीं उनके फंक्शन भी ओवरलैप करते थे। अब प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी उनके जो फंक्शंस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो ओवरलैप कर रही हैं।
तो पी राजमंड्री ने उस समय प्लानिंग कमीशन को ध्यान में रखते हुए कहा था कि देयर फंक्शन शुड नॉट ओवरलैप एंड द रिकमेंडेशंस और द फंक्शंस of the finance commission should be such that or the finance commission should enjoy such a level of independence कि वो अपना काम जो है स्वतंत्र रूप से अच्छे तरीके से कर सकें, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फिजिकल रिलेशन को बैलेंस करने की, फिजिकल फेडरलिज्म को का बैलेंस बनाए रखने की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते रहें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक आप जो है वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।